हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मिश्रा एजुकेशन, जहां पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर फिजिक्स के लिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग काफी कुछ पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं और बोहर्स थियरी ऑफ एटॉमिक मॉडल चल रहा था और ग्रेविटेशन साइमल्टेनियसली दोनों चल रहा है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बोहर्स थियरी पर है। तो इस पर एक लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी, ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। तो जो वीडियो जो लोग पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम बोर एटॉमिक मॉडल का जो पहला वीडियो हो उसको जरूर देखें, अदरवाइज हम जो इसमें कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं वो आपको दिक्कत हो करेगा। ठीक है, तो प्लीज आप उन वीडियोस को देख लीजिए, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, जहां पर आपको स्टडी मटेरियल्स और आपके साथ में जो एग्जाम देने वाले हैं एस्पिरेंट्स वो मिलेंगे और आप अपने क्वेश्चन आंसर वहां से पा सकेंगे। तो एक तरीके से एक हेल्दी कंपटीशन का आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हमें एग्जाम में जाना है और किस तरीके से हमें वहां पर कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे। ओके, तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं और आज की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बोहर्स एटॉमिक मॉडल की शुरुआत कर दी थी, बोहर्स उसके बाद बोहर्स एच मॉडल की बात की थी और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी डिस्कस किए थे। तो आज उसी के आगे हम लोग चलेंगे और बात करेंगे। पहले हम लोग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और डिस्कस कर लेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, तो चलिए, हम लोगों ने एनर्जी की बात कर ली थी, एनर्जी इक्वेशंस की बात कर ली थी। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, मान लीजिए हम ट्रांजिशन लेते हैं, पहले हम ट्रांजिशन की बात कर लेते हैं फिर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की, कि अगर हमारा जो एटम है, हाइड्रोजन एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मान लीजिए किसी लेवल में जाके वापस आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, इसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन्स का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, इसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा उससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब ये वापस आएगा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। यानी अगर दो लेवल्स के बीच में क्या हो रहा है, एनर्जी का क्या है, सेपरेशन E2 माइनस E1 है, तो वो निकलने वाले जो फ्रिक्वेंसी होगी उसके H मल्टीपल के एनर्जी के इक्वल होगा। यानी अगर मान लीजिए E2 माइनस E1 करते हैं और हमें पता लग जाए कि न्यू फ्रिक्वेंसी की लाइट निकली, तो एनर्जी जो होगी उस लाइट की या जो उस रेडिएशन की, उसे हम एच न्यू बोलते हैं, एच न्यू एनर्जी की होगी। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थियरी से। चलिए, तो अगर हम इसको क्या करें, अपने कंडीशंस पर अप्लाई करें, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है E2 माइनस E1 की जगह mz²। भाई आप क्या करेंगे, जो E की इक्वेशन की वैल्यू है उसको यूज कर लेते हैं, पहले यूज कर लेते हैं। मैं सोच रहा था डायरेक्ट कर दूं, चलिए कोई नहीं, मैं थोड़ा सा फॉर्मूले लिख के करता हूं। E का जो एक्सप्रेशन है जरा उसको देखें, E इज इक्वल टू है माइनस mz² e पावर 4, mz² e पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 1n²। तो ये हमारा एनर्जी लेवल का फॉर्मूला है, यानी किसी स्टेट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी रहने वाली है वो ये रहने वाली है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2 के लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ n2 हो जाएगा, और अगर 1 के लिए बात कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, चलिए कर लेते हैं E2। अब देखिए माइनस में आपका यही टर्म आएगा और ये आपका n2² हो जाएगा, ये टर्म एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई वेरिंग टर्म नहीं है, कॉन्स्टेंट्स है। तो E1 आपका माइनस हो जाएगा और यही टर्म आपका यहाँ पे आएगा और यहाँ पे n1 का स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1, इसे 1 कर लेते हैं, इसे 2 कर लेते हैं, इसे 3 कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमें क्या करना है, E2 माइनस E1 करना है। तो E2 माइनस जब E1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, h न्यू के इक्वल मिलेगा, यानी जो एनर्जी रेडिएट होगी उसके इक्वल में एनर्जी मिलेगी। चलिए करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम अपने अकॉर्डिंग E2 माइनस E1 करने वाले हैं, यानी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे। तो देखिए जब माइनस करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी n1 आपका प्लस हो जाएगा, n2 आपका माइनस हो जाएगा, और ये तो कॉमन रहेगा, ये जो टर्म है यहाँ पर कॉमन रहेगा। तो हम लोग n1 को पहले लिख लेंगे, n2 को बाद में लिखेंगे। तो E जो होगा या h न्यू जो हो जाएगा, क्योंकि E2 माइनस E1 ही तो कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका mz² e पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/n1 का स्क्वायर, क्योंकि n1 आपका पॉजिटिव हो चुका है, माइनस n2 का स्क्वायर। जहां n1 आपका क्या है,
लोअर स्टेट है, N2 क्या है, हायर स्टेट। मतलब याद रखिएगा N2 आपका फाइनल है, फाइनल जो आपके हायर एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल, और N1 क्या है आपका लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो इसको आप यहां से इक्वेट करके क्या कर सकते हैं, अगली लाइन में H को यहां से उठा के यहां पे लिख सकते हैं। तो इससे हमें ये पता लगेगा कि किस फ्रीक्वेंसी की क्या होगी, रेडिएशन इमिट होगी। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, एमिटेड रेडिएशन है, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा जब N2 से N1 में। जैसे मान लीजिए तीसरे से पहले स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आवृत्ति क्या है, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, ठीक है। अब इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर, वेवलेंथ में, वेव नंबर या वेवलेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए जो आपका वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है सी नहीं, C इज इक्वल टू बी न्यू लैम्डा, है ना। तो हमें न्यू पता है तो हम C अपॉन लैम्डा कर सकते हैं, यानी न्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, C अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू दिस। और इस C को अच्छा चलिए पहले लिख लेते हैं, आप भी ध्यान से लिखिएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H क्यूब 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। अब C को क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग C को यहां भेज देते हैं, क्या कर देते हैं, यहां पर भेज देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, C यहां पर आ जाएगा, बस सिंपल सा। तो ये ऐसा चीज नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो ये 1 अपॉन लैम्डा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वेव नंबर, याद रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, वेव नंबर। 1 अपॉन लैम्डा को क्या बोलते हैं, वेव नंबर। यानी यूनिट, जैसे आप देखिए कि अगर इस तरीके से वेव जा रही ना, तो एक वेवलेंथ आपकी कितनी है, अगर यहां से सपोज कर रहे हैं तो यहां तक है, तो 1 मीटर में या 1 सेंटीमीटर, यूनिट की बात करें, कितने वेवलेंथ एग्जिस्ट करते हैं 1 मीटर में। जैसे मान लीजिए ये 1 मीटर है, तो इसमें 1 2 3 4 ऐसे आ गया, यही 1 मीटर में ऐसे आ गया, तो इसकी वेव नंबर ज्यादा है, इसके वेव नंबर क्या है, कम। यानी इसके यूनिट मीटर में कितने वेव हैं अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 1.5, ठीक है, 1.5। तो इसका वेव नंबर 1.5 है, इसका क्या है, 1 है। तो वेव नंबर क्या है, कितने वेवलेंथ 1 मीटर में एग्जिस्ट करते हैं अगर आपकी कोई वेव प्रोपागेट करती है तो। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसे हम वेव नंबर बोलते हैं। तो वेव नंबर के टर्म्स में ये क्या आ गया हमारा, रेडिएशन आ गया, रेडिएशन। ठीक है, अब इसी में Z स्क्वायर जब बाहर लेते हैं तो Z स्क्वायर बाहर निकलने पे जो बाकी चीजें बचती हैं वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट की जाती हैं, जिसे हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इसके बारे में नहीं डिस्कस करूंगा। इसकी वैल्यू और यूनिट वगैरह की पिछले वीडियो में चर्चा की जा चुकी है। तो ये आपका इस तरीके से भी इक्वेशन लिखा जा सकता है। यहाँ पे 2 हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो फिलहाल अभी देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं जो बता रहा हूं वो एमिशन स्पेक्ट्रा है, उत्सर्जित स्पेक्ट्रम है। ठीक है, हम जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा बताएंगे तो हम वहां पर एमिसिव और एब्जॉर्प्टिव यानी अवशोषण जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है उसको भी समझेंगे, और जो हमारा क्या होता है उत्सर्जी स्पेक्ट्रम होता है उसको भी, यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा दोनों को समझाएंगे, दोनों के बारे में डिफरेंस और इन सब की चर्चा करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द
एटॉमिक स्पेक्ट्रा। फिलहाल हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं वो एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं, यानी जो हमारी उत्सर्जन की से स्पेक्ट्रा बनती है उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनता है कि जब क्या होता है, कोई ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट मतलब अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें सोडियम एटम की, सोडियम एटम का जो थर्ड आपका देखिए पहले स्टेट में 2, दूसरे स्टेट में 1, तीसरे, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। तो अगर ये 1 तीसरे ऑर्बिट में है तो इसका मतलब कहेंगे कि ग्राउंड स्टेट में, इसका ये मतलब नहीं कि जब यहाँ आएगा तो ग्राउंड स्टेट। जिसकी जितनी एनर्जी होनी चाहिए, जैसे NH/2π एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जितने एंगुलर मोमेंटम जिस ऑर्बिट का रखेगा उस ऑर्बिट में अगर है तो उसकी ये क्या है, उसके लिए वो ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट से अगर वो क्या होगा, हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो कुछ एनर्जी लेके जाएगा, और उस एनर्जी को लेके जब वो जाएगा तो कितना मैक्सिमम टाइम 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रह पाएगा। फिर इसे जबरदस्ती वापस आना पड़ेगा, व्हेन इट विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल ऑर्बिट, देन इट रिलीजेस एनर्जी। तो ये क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। वही एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट किया hν और ν कैलकुलेट किया। ठीक है, अब हमें एटॉमिक ऑर्बिट्स पता हो कि हाँ कहां से कहां तक ट्रांजिशन हो रहा है, देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द एमिटेड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। जो ये फ्रीक्वेंसी और एमिटेड वेवलेंथ निकल रहा है उसके बारे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखने में आता है कि हाइड्रोजन से जितने पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज एमिट होती है उनको 5 ग्रुप में क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, जिसमें पहला आपका है लाइमन सीरीज। आपने पढ़ा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने यहाँ बता रहा हूँ। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पीफन सीरीज। ठीक है, तो पाशन बैक भी बोलते हैं कुछ लोग। चलिए ठीक है, तो पहले तो स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है। हालांकि मैं इसको पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी में बताने वाला था, लेकिन स्पेक्ट्रम बता देना जरूरी है। तो अगर मान लीजिए जैसे आप विब्ग्योर की बात करते हैं, तो विब्ग्योर इज अरेंजमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। विब्ग्योर क्या है, फ्रीक्वेंसीज का अरेंजमेंट है। लेकिन इसमें देखिए कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, यानी बी से आर की तरफ बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम क्या करें, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर रख देते हैं और वेल मैनर्ड में, तो इस तरीके की जो आपको क्या मिलेगी, पैटर्न मिलेगी, उसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम। तो ये क्या है, विब्ग्योर हमारा स्पेक्ट्रम है। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन से निकलने वाली फ्रीक्वेंसीज को अगर क्या किया जाए, वेल ऑर्डर में सेट कर दिया जाए, तो उसे हम एच स्पेक्ट्रा या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं लाइमन सीरीज का। तो देखिए हम जो फॉर्मूला लिखे, चाहे हम इसकी बात करें फिलहाल 1/λ की, तो क्या मिलने वाला है, Z² R, और Z यहाँ 1 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z 1 होता है, 1/N1 का स्क्वायर माइनस N1/N2 का स्क्वायर। हमारे लाइमन सीरीज के लिए चाहे तो फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, R = 1/N1 का स्क्वायर, N2 का स्क्वायर, या N2 की जगह हम लोग N लेंगे, क्योंकि पहला आपका N होने वाला है और N2 आपका क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हम लोग नोट कर ले तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि जब दूसरे से ट्रांजिशन यानी दूसरे से पहले स्टेट में आए तो क्या होगा, और इन्फिनिटी से जब क्या है 1 पे आए तो क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए जब एनर्जी गैप ज्यादा होगा, जब एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो आप इस फॉर्मूले से क्या बोल सकते हैं, इस फॉर्मूले से E = hν से, अगर E ज्यादा होगा तो ν कितना होगा, ज्यादा होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, तो वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है कि नहीं, ये हमें पता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें बात को समझना है कि अगर हम क्या करें, n = इन्फिनिटी ले लें, यहाँ पर n = इन्फिनिटी ले लें, तो हमें एनर्जी गैप देखिए ज्यादा मिलेगा, एनर्जी गैप हमें ज्यादा मिलेगा। तो जब ज्यादा मिलेगा तो एमिटेड जो लाइट होगी या रेडिएशन होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और उसके लिए एनर्जी उसका क्या होगा, ज्यादा होगी। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट कहाँ होती है, अल्ट्रावायलेट होती है, एक्सरेज होती है, गामा रेज होती है। तो यहाँ पर देखने में आता है कि अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, और जो इस केस में वेवलेंथ निकलेगी वो चूंकि क्या है, आप क्या कर रहे हैं, गैप ज्यादा ले रहे हैं, ई ज्यादा ले रहे हैं, तो ऐसे लिख लीजिएगा कि डेल्टा ई ज्यादा होगा, डेल्टा ई मैक्स होगा, मतलब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा। ऐसे में जो हमारी वेवलेंथ क्या होगी, एमिट होगी, उसकी वैल्यू होगी 12-16 एंगस्ट्रॉम, आई एम सॉरी 9-12 एंगस्ट्रॉम। ये स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी लाइमन सीरीज की स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी है माय डियर फ्रेंड्स, स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। ठीक है, W लिख दिया मैंने जगह कम होने के कारण। तो ये स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है, जो क्या होता है,
लाइट एमिट होती है लाइमन सीरीज में, और ये किस रीजन में आता है? अल्ट्रावायलेट रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में। क्योंकि अगर हम बात करें बड़ी फ्रीक्वेंसी, मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी एमिट होगी, यानी जो एनर्जी गैप सबसे कम होगा, वो एनर्जी गैप सबसे कम क्या हो सकता है? यही तो हो सकता है कि दूसरे से 1 में आए। तो अगर N2 की वैल्यू हम लोग क्या कर लें, 2 ले लें, N2 की वैल्यू 2 ले लें, तो क्या मिलेगी? N2 की वैल्यू क्या ले लें? 2 ले लें, तब हमारी एनर्जी जो गैप होगी वो मिनिमम होगी, और मिनिमम होने पर आपको क्या मिलेगी? एनर्जी गैप। अब एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ऐसे में हमें सबसे जो बड़ी वेव मिलती है वेवलेंथ, वो क्या है? लाइमन सीरीज की सबसे बड़ी वेवलेंथ ये है, लाइमन सीरीज की सबसे बड़ी वेवलेंथ ये है। तो छोटी 912 है और बड़ी 1216 है। ये रीजन अल्ट्रावायलेट है, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है वेवलेंथ, ठीक है। तो हमें एक बात समझ में आई कि लाइमन सीरीज में हमेशा अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है। कौन सी? अल्ट्रावायलेट रेज। चलिए दूसरे सीरीज की बात करते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया कि सीरीज लिमिट क्या है? सीरीज लिमिट होता है कि मैक्सिमम जो ट्रांजिशन आप देख सकते हैं। तो इन्फिनिटी के लिए आपने क्या किया है? जो 912 लिखा, ये क्या है? सीरीज लिमिट है। ये क्या है? सीरीज लिमिट, यानी इसके लिए आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, इसके बाद आपको लाइमन सीरीज में वैल्यू नहीं मिलेगी। चलिए अब आते हैं बामर सीरीज में। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो बामर सीरीज के लिए क्या हो जाएगा? 1/λ। मैं सीधा बामर सीरीज के लिख रहा हूं। तो बामर सीरीज में N1 की वैल्यू 2 हो जाती है और N2 की वैल्यू हो जाती है आपकी, मान लीजिए 3, 4, 5 सो ऑन, इस तरीके से। तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n लिख दे रहे हैं, और n की वैल्यू आप यहां रखिएगा, समझिएगा। n का स्क्वायर और n की वैल्यू हमारी क्या है? 3 है, 4 है, 5 है, सो ऑन, ठीक है। तो आप इसे और सॉल्व कर सकते हैं। 1/r, 1/ क्या हो जाएगा? ये भाई बताइए, ये 4 हो जाएगा, ये 1/l² हो जाएगा। ये बामर सीरीज के लिए हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए, तो इसको क्या करना है? इसमें आपको अगर क्या करना है, सबसे पहली बात, सबसे बड़ी सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, फिर से वही बातें रिपीट करनी है। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ हमें तब मिलेगा जब एनर्जी गैप ज्यादा होगा, यानी n की वैल्यू इन्फिनिटी ले लें। तो इसकी जो वैल्यू आती है, मैंने लिखा हुआ है, मैं उसको आपको नोट करा दे रहा हूं। वेवलेंथ जो आती है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ जो आती है 3646 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा मीन 3646 एंगस्ट्रॉम। ये सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? बामर सीरीज की होती है छोटी तरंग दैर्घ्य, क्योंकि एनर्जी गैप क्या होती है? स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, एनर्जी गैप क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इसमें एनर्जी गैप मैक्सिमम होगी क्योंकि इन्फिनिटी से दूसरे लेवल में आ रहा है। अच्छा, तो लार्जेस्ट या हाईएस्ट वेवलेंथ कितनी होगी? जब हम लोग एनर्जी गैप कम कर रहे हैं। तो भाई आपका 1, 2, 3, दूसरा आप लेवल ले ही ले रहे हो, तो ये एनर्जी गैप क्या होना चाहिए? 3 से 2 में होना चाहिए। तो आप n को क्या करेंगे? 3 से ले लेंगे, तब आपकी जो एनर्जी गैप होगी वो मिनिमम होगी, और एनर्जी गैप मिनिमम होगी तो एमिटेड फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी छोटी हो गई तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और ये वैल्यू होती है 6563 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा मैक्स जो होता है वो 6563 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर आपसे सीरीज लिमिट पूछी जाए तो सीरीज लिमिट आपकी ये है। इन्फिनिटी के लिए जो वैल्यू मिलेगी वो सीरीज लिमिट होगी। अब ये हमारा नियरली विजिबल रीजन है, क्योंकि विजिबल रीजन अगर जो हमें लाइट दिखता है हमारी आंखों को, दृश्य प्रकाश है, वो याद करिए 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करता है। ये हमारी विजिबल रेंज है, दृश्य प्रकाश है, जो हमारी आंखों को दिखता है। तो आप देखिए 4000 से 7800 है, तो ये लगभग 3600 से शुरू के 6500 है। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये क्या है? सारी फ्रिक्वेंसीज, सारे जो लाइट्स आ रही हैं बामर सीरीज में या बामर स्पेक्ट्रम में, वो विजिबल रेंज में है, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका विजिबल रेंज का लाइट है। यानी अगर हाइड्रोजन बल्ब जल रहा है, या हाइड्रोजन आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, अगर उससे लाइट हमें हमारी आंखों को दिख रहा है, तो जान लीजिए कि वो बामर सीरीज है, विजिबल रेंज।
चलिए अब अगले लेवल में चलते हैं। अगला जो हमारा लेवल है वो क्या है, पास्चन सीरीज या पास्चन बैक सीरीज भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं। पास्चन हाँ ठीक है, पास्चन बैक सीरीज। अब देखिए इसमें जो N1 की वैल्यू ली जाती है वो 3 ली जाती है, तो N2 की वैल्यू क्या ले जाएगी, 4, 5, 6 सो ऑन। तो हमारा जो फॉर्मूला होने वाला है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, R यहाँ पे आ जाएगा 1/9 और यहाँ पे आ जाएगा N। N को हम लोग क्या ले रहे हैं, N का जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे 4, 5, 6 सो ऑन। तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। फिर हम बोलेंगे कि आप N को इन्फिनिटी लीजिए, यानी एनर्जी आप क्या कर दीजिए, मैक्सिमम कर दीजिए, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आती है देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हमें हर वैल्यू तो याद नहीं रहेगी, तो हम क्या करें, फटाक से एक फॉर्मूला तैयार रख लें। जैसे स्मॉलेस्ट के लिए हमें क्या करना होगा, 1/λ R, इसी में 1/9 माइनस 1/∞। तो ये 0 हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, R/9 मिलेगा कि नहीं, यहाँ से R/9 मिलेगा कि नहीं, तो आपको 9 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 9/R। तो ये इसके लिए क्या आ जाएगा, लैम्डा हमारा 9/R आ जाएगा, याद रखिएगा 9/R। तो ये हमारी क्या है, सीरीज लिमिट भी है। अब R की वैल्यू आपको बताई गई है, रख के कैलकुलेट कर लीजिए वैल्यू। इसी तरीके से सब में करना होगा। अब लार्जेस्ट वेवलेंथ, लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए हमें N को क्या रखना है, अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, 4। तो यहाँ एनर्जी गैप क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, मिनिमम हो जाएगा। अच्छा जब मिनिमम हो गया तो आप इसमें क्या कर लीजिए, यहाँ पर रख लीजिए 3 और यहाँ पर रख लीजिए 4। तो ये क्या देगा, ये 9 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 16, क्योंकि स्क्वायर होता है, सॉरी स्क्वायर होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 1/R को, तो ये क्या मिलेगा, 16 और -9 अपॉन, नहीं यार ऐसे कैसे, चलिए यहाँ करता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन होगी, तो क्या हो ही गई। 1/λ इज इक्वल टू R और यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 16। 1/λ इज इक्वल टू R, इन दोनों का एलसीएम क्या होना चाहिए, 16 गुना 32 नहीं 54 बनता है, 16 गुना 32 16 43, इसका एलसीएम 154 बनता है। ठीक है, तो 16 कर लीजिए और यहाँ पर कर लीजिए 9। तो 16 में से 9 अगर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7R/154, या इसे को आप लैम्डा इज इक्वल टू 154 अपॉन 7R कर लीजिए, इसे छोटा भी कर लीजिए, 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका लैम्डा में सबसे स्मॉलेस्ट फ्रिक्वेंसी इसमें मिलने वाला है 154 अपॉन 7R। तो सीरीज लिमिट आपकी 9/R हो जाएगी और मैक्स मिनिमम वैल्यू वेवलेंथ की 154/7R। तो ये पास्चन बैक हो गए। इसी तरीके से हमारी और भी सीरीज हैं और इसमें भी आपको इसी तरीके का प्रोसीजर फॉलो करना है, प्रोसीजर आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला सीरीज है वो है ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज में जो ट्रांजिशन होता है वो कहां से होता है, N2 मतलब 5, 6, 7, 8 इस तरीके से नंबर चौथे में क्या आके मतलब इसमें लेवल के इलेक्ट्रॉन्स आके 4 नंबर पे अगर आते हैं तो आपका पास्चन बैक सीरीज मिलेगा, ब्रैकेट सीरीज मिलेगा। तो ये 1/60 1/n, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये हो गया ब्रैकेट चौथा। अब हमारा नेक्स्ट है पास्चन, नेक्स्ट है हमारा पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज में क्या कर लेंगे, जो हमारा ट्रांजिशन होगा उसमें N1 की वैल्यू 5 होगी और N2 की वैल्यू होगी 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से। ये आ जाएगा हमारा 25 माइनस 1/n। अब अगर आपको दोनों में स्मॉलेस्ट वेवलेंथ और लार्जेस्ट वेवलेंथ निकालना है तो क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट के लिए ध्यान से देख लीजिए, याद रख लीजिए, स्मॉलेस्ट के लिए हमें क्या करना होता है, हमेशा n की वैल्यू इन्फिनिटी रखनी होती है और लार्जेस्ट के लिए जस्ट ऊपर वाला,
यानी अगर हम कहें कि हम चौथे में हैं, मतलब अगर लाइमन की बात कर रहे हैं तो n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, और ब्रैकेट बामर की बात कर रहे हैं तो n इज इक्वल टू 3, यानी जो लास्ट लेवल होगा उससे एक ज्यादा तब के हम क्या कर सकते हैं, दोनों फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके चाहे ब्रैकेट हो, चाहे पीफन सीरीज हो, है ना, और चाहे पास्चन हो, तीनों आते इंफ्रारेड में। इंफ्रारेड में यानी रेड से नीचे की जो वेवलेंथ, रेड से ऊपर की जो वेवलेंथ है या रेड से नीचे की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज आती हैं। तो बामर में आपको केवल और केवल विजिबल रेंज की जो लाइट मिलती है या विजिबल रेंज की जो रेडिएशन मिलती है वो सिर्फ बामर सीरीज में मिलती है। ओके, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसे मैं अगली वीडियो में करूंगा क्योंकि वीडियो की साइज मुझे छोटी रखनी है। इस पर एक वीडियो हम छोटा सा बनाएंगे लगभग 15 मिनट का, जिसमें हम सारा टॉपिक कवर कर लेंगे, जिससे क्वेश्चंस आपके 110% क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, आपको कभी कभी देखिए ध्यान से, ऐसी क्वेश्चंस के दिए जाते हैं कि आपको आर में आंसर करना होता है। जैसे लाइमन ने ही कह दिया कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट निकालिए, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दबाजी में नुकसान करती है। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो 1/1 ये लाइमन का फॉर्मूला है। तो अगर हम स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं तो n इनफाइनाइट रखेंगे, तो हम जब इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/1 ये क्या मिल जाएगा, ये हमारा मिल जाएगा 0, क्योंकि इनफाइनाइट से अगर डिवाइड कर देंगे 0 आ जाएगा। तो ऐसे में 1/लैम्डा कितना आ गया, r आ जाएगा, तो लैम्डा कितना आ जाएगा 1/r। यानी आपको क्या कर रहा है, यहाँ पर इन्फिनिटी रखना है, और अगर कहेंगे लार्जेस्ट तो यहाँ पर 2 रखना है, मतलब एक ज्यादा, और फिर आर के टर्म्स में भी आंसर करने को आता है। तो इसलिए तैयार रहिए, ये आपको क्या करेगा, एग्जाम में काफी कुछ हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। हाँ, मैं तेज इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे सिलेबस को कवर करना है। आपके उम्मीदों पे मुझे खरा उतरना है कि आपने मेरे पर भरोसा किया है और हमारे वीडियो को शुरू से देखते हुए आ रहे हैं। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे 9th से लेकर ग्रेजुएशन और पीजीटी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड फिजिक्स के टॉपिक्स और साथ ही साथ 11th-12th के कॉमर्स की वीडियोस अवेलेबल है। तो जो इस फील्ड से जुड़े लोग हैं, जो इस चीजों को पढ़ रहे हैं, उनको प्लीज मेरा चैनल बताइए और बताइए कि आप एक बार देखिए जरूर, ताकि हमारा चैनल क्या हो जल्दी से जल्दी ग्रोथ करे। और हमारे मनोबल के लिए भी ये जरूरी है। हम हमारे साथ, आपके साथ निस्वार्थ भाव से लगे हैं, तो कम से कम आपकी तरफ से इतना सहयोग की अपेक्षा हम जरूर करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।